हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से लव अपॉन अ टाइम इस थाई BL का नेक्स्ट एपिसोड लेके आई हूँ। अब इस सीरीज का एक ही एपिसोड बाकी है, तो शायद आज हमें रियल कल्प्रिट कौन है और काऊ के साथ पहले क्या क्या हुआ, ये सारी जानकारी इस एपिसोड में जरूर मिलेगी। तो जानने के लिए आप सब उत्सुक ही होंगे और मैं भी। तो चलो बिना देरी किए जल्दी से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ही हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। पास्ट में हमें पहला वाला जो काऊ है वो एक मंदिर के बाहर खड़ा हुआ दिखाई देता है। यानी अब हमें पहले काऊ के साथ क्या क्या हुआ था ये सारी जानकारी मिल सकती है। पहले वाले काऊ को प्रेम ने ही बताया था कि सारी तस्करी ही वाटसेमामंग नाम के टेम्पल में होती है, और वो कब होती है, किस दिन होती है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, वो सारी बातें वो काऊ को बता देती है। अब काऊ खुद वहाँ जाकर सारी छानबीन करना चाहता था, पर प्रेम उसे आगाह करती है कि तुम्हारा अकेला जाना ठीक नहीं है, तुम्हें पुलिस को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। तो काऊ उसे कहता है अगर मैंने ये बात फॉप को बताई तो वो मेरी मदद जरूर करेगा, लेकिन वहाँ सच में ऐसा कुछ नहीं रहा तो फॉप की खामखा बदनामी हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता, इसलिए पहले मैं वहाँ जाकर देखूंगा। अब जब काऊ वहाँ जाता है तो काऊ को समझ में आता है कि वो वही टेम्पल है जहाँ उसके पापा उसे बचपन में लेके आया करते थे। अब वो मंदिर के पीछे वाले इलाके में जाकर छुपके से देखने लगता है कि सच में यहाँ कोई तस्करी होती है या नहीं। तभी उसे बहुत सारी गाड़ियाँ और आदमी स्मगलिंग का माल एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में चढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसी वक्त काऊ के पीछे से छड़ आ जाता है। अब छड़ को देखकर तो काऊ बहुत ही डर जाता है। तभी छड़ के आदमी भी वहाँ आ जाते हैं। अब पता नहीं कैसे, लेकिन काऊ छड़ से अपना पीछा छुड़ाकर भागने में कामयाब हो जाता है और वो जंगल में इधर उधर भागने लगता है। अब छड़ के आदमी भी उसका पीछा करने लगते हैं। काऊ बहुत ही डर चुका था, उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ जाए। उसकी हेल्प करने के लिए भी वहाँ कोई नहीं था। वो छड़ के आदमियों से डरते हुए एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। जैसे ही उसे लगता है कि छड़ के आदमी वहाँ से चले गए हैं तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर से छड़ ही उसे पकड़ लेता है और छड़ उसके पेट में एक पंच करता है। उस वजह से काऊ तो बेहोश हो जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि छड़ के आदमी काऊ के ऊपर पानी डालते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। जब काऊ होश में आ जाता है तो छड़ उस पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह जिद्दी हो, उन्होंने भी हमारी बात नहीं मानी इसलिए खामखा मारे गए, अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम हमारे बीच में नहीं आते हो तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं करते, लेकिन तुम बार बार हमारे रास्ते में आते रहते हो और इस बार तो तुमने हद ही कर दी, तुम तो हमारे इलाके तक पहुँच गए हो, इसलिए अब हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। काऊ तो बहुत ही स्वाभिमानी था, वो अपने पापा की तरह जिद्दी भी था, इसलिए वो अब छड़ के ऊपर ही थूक देता है। इस वजह से छड़ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो काऊ को बहुत मारता है। अब काऊ की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, उसके सारे बदन से खून निकल रहा था, लेकिन छड़ अभी भी उसे बहुत मार रहा था। तभी छड़ उसे एक ऑफर देता है। वो काऊ से कहता है अगर तुम हमारे टीम में शामिल हो जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, तुम्हें बस एक काम करना है, तुम्हारा फॉप क्या क्या करता है हमें वो जानकारी देनी है। अगर तुमने हमारे लिए इतना सा काम किया तो हम तुम्हें सही सलामत यहाँ से जाने देंगे, साथ ही साथ तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तुम अपनी लाइफ बहुत आराम से और आसानी से जी सकते हो। अब काऊ को तो पता था कि शायद आज ही वो छड़ के हाथों मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो छड़ से कहता है मैं इस जिंदगी में तो क्या कभी भी फॉप को धोखा नहीं दूंगा। ये सुनकर छड़ उस पर और भी गुस्सा होते हुए उसे बहुत मारने लगता है। उस वजह से काऊ फिर से बेहोश हो जाता है और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। प्रेजेंट में भी काऊ बेहोश ही था। तभी छड़ के आदमी आकर उसके ऊपर पानी डाल देते हैं और काऊ होश में आ जाता है। होश में आते ही मुझे धोखा क्यों दिया। तभी वह छड़ प्रेम को कुछ पैसे दे देता है। वो देखकर काऊ समझ जाता है कि कुछ पैसों के लिए, कुछ सिक्कों के लिए प्रेम ने उसके साथ धोखा किया है। तभी काऊ उसे कहता है प्रेम, मुझे तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी, तुमने हमेशा कहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुमने मेरे ही पीठ पीछे मेरे पीठ में छुरा खूब दिया। अब प्रेम थोड़ा रोते हुए और गुस्से से काऊ से कहती है मैंने कोई गलती नहीं की, मैं एक औरत हूँ और मैं भी एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ, तो मैं और क्या कर सकती हूँ। और वैसे भी मैंने पिछली बार तुम्हें सारी जानकारी दे दी थी, मुझे ऐसे लगा था कि शायद तुम छड़ को पकड़ोगे तो मेरा छड़ से पीछा छूट जाएगा और मैं एक आराम से लाइफ जी सकूंगी, लेकिन क्या हुआ, तुम्हें खुद पकड़े गए और शायद तुम मारे भी गए। तुम्हारे ऐसे अचानक से गायब होने के बाद मैं बहुत डर गई थी और मेरी सारी हिम्मत भी टूट गई, लेकिन जब तुम फिर से वापस आए तो तुमने मुझसे बहुत सारी बातें छुपाई, इसलिए मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं भी मुसीबत में फंसने वाली हूँ, इसलिए मैंने इस बार इसका साथ दिया। अब प्रेम को ऐसे रोते हुए देखकर छड़ उसे कहता है बस करो, अब चुप हो जाओ तुम। तभी कला छड़ से कहता है लेकिन मेरे प्रमोशन का क्या, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो तुम मुझे लॉर्ड बनाओगे। तभी छड़ उन दोनों पर गुस्सा होते हुए कहते हैं तुम जल्दी से तालाब के पीछे जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए बोट खड़ी है, वहाँ से तुम दूसरे गाँव चले जाओ, वहाँ जाने के बाद तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। अब कला भी डरते हुए छड़ की सारी बात मान लेता है, लेकिन जाते हुए
हुए वो काऊ से भी माफी मांगता है। अगले ही पल वो दोनों वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। अब तभी काऊ को कुछ याद आता है और वो जल्दी से उन दोनों को रोकते हुए कहता है, अरे प्लीज मत जाओ, वहाँ कोई बोट नहीं है, ये तुम दोनों को फंसाने की साजिश है, प्लीज रुक जाओ। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और उसी वक्त काऊ को बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो आवाज कला और प्रेम की थी, यानी छड़ ने उन दोनों को भी बाहर जाते ही मार डाला था। उनकी आवाज सुनकर काऊ समझ जाता है कि वो दोनों मारे गए हैं। तभी छड़ उसे कहता है, तुम सच में बहुत ही स्मार्ट हो, तुम्हारी याददाश्त वापस आने के बाद तुम सच में बहुत होशियार बन गए हो। लेकिन अब छड़ की ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि काऊ को पिछली बार इतनी बुरी चोट लगने के बावजूद भी वो वापस कैसे आ गया और उसे पिछली सारी बातें याद कैसे आ गई। इसलिए वो काऊ से कहता है कि तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति है, इस वजह से तुम वापस आ गए हो। तभी काऊ उसे कहता है, अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो जल्दी से मार डालो, अगर फॉप एक बार यहाँ आ गया तो तुम बच नहीं पाओगे। अब उसकी बात सुनकर तो छड़ बहुत ही हंसने लगता है और वो कहता है, तुम्हें मैं क्या इतना मूर्ख दिखाई देता हूँ कि हमने तुम्हें ऐसे ही पकड़ा होगा? तुम्हारे फॉप का बंदोबस्त करने के लिए हमारे मालिक ही काफी है, इसका मतलब फॉप के लिए भी ट्रैप बिछाया जा चुका था। वो काऊ से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि पिछली बार मैंने तुम्हें मारा था? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। और उसी वक्त हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। पास्ट में काऊ को मारने वाला छड़ नहीं था, छड़ ने तो बस तलवार निकाली थी, लेकिन उसे मारने वाला तो हान ही था। एक्चुअली इन सब का मास्टरमाइंड लॉर्ड हान ही था और छड़ हान के नीचे ही काम करता था। हान काऊ की हालत देखकर उसे कहता है, तुम्हारे पापा भी बहुत जिद्दी थे, उन्होंने भी हमारी बात नहीं मानी और हमें उन्हें मारना पड़ा। और तुम्हारे पापा के मरने के बाद तुम भी वैसे ही निकले, तुम थोड़ा शांत भी तो बैठ सकते थे, लेकिन तुमने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, इसलिए इस बार तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। और वो अपनी तलवार निकालकर सीधा काऊ के चेस्ट में उसे खोप देता है। उसी वक्त काऊ की दर्द से बहुत चीख निकलती है, लेकिन हान को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। अब काऊ की ऐसी हालत देखकर तो छड़ को भी उस पर तरस आता है और उसी वक्त काऊ सीधा मर जाता है। तभी हान छड़ से कहता है, तुम्हें जल्दी से इसे ठिकाने लगाना होगा। अब काऊ की ऐसी हालत देखकर तो छड़ भी डरने लगता है। तभी हान उसे कहता है, तुम जल्दी से इसकी बॉडी को तालाब में फेंक दो। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। प्रेजेंट में भी छड़ काऊ को फिर से पिछली बार की तरह ही एक कपड़े में बांधकर उसे तालाब में फेंकने वाला था, लेकिन वो बस उसके मालिक की यानी लॉर्ड हान की राह देख रहा था। अब काऊ तो पिछली बार की तरह ऐसे ही मरना नहीं चाहता था, इसलिए उमान ईमान फॉप की राह देख रहा था। और यह छड़ काऊ की ऐसी हालत देखकर उस पर हंसते हुए उसे कहता है, मैं तुम्हें फिर से एक मौका देख रहा हूँ, एक बार फिर से सोच लो। लेकिन काऊ उसे फिर से मना करता है तो छड़ अपने आदमियों से कह के उसे कपड़े में बांध देता है। अगले सीन में हमें फॉप और हान दिखाई देते थे, इसलिए फॉप भी अब बिना कुछ कहे अपनी तलवार नीचे डाल देता है। अब हान को भी इस बात का पछतावा होता है कि फॉप ने उसे पकड़ लिया है, इसलिए वो फॉप से कहता है, तुम वार्ना से अच्छी तरह से शादी करने वाले थे, हम एक फैमिली है और इस वजह से मैं तुम पर अब हमेशा के लिए नजर रख सकता था, लेकिन तुमने बीच में ही मेरा सारा गेम पलट दिया। लेकिन तुम्हें मुझ पर शक कैसे हुआ? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जिस वजह से तुम्हें मुझ पर शक हुआ था? क्या यहाँ पॉर्न नहीं है इस वजह से तुम्हें ऐसा लगा? तो फॉप से कहता है, मुझे आज के दिन ही तुम पर शक नहीं हुआ, मैं कितने दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ और तभी मुझे पता चला कि इन सब में शायद तुम्हारा हाथ हो सकता है। अब फॉप को हान पर शक क्यों हुआ इसके वजह वो हान को बताने लगता है। तभी वो कहता है, हम हमेशा स्मगलर लोगों को पकड़, इसका मतलब वो तुम्हारे सामने तुम्हारे बारे में कैसे बोल सकते हैं, इस वजह से मुझे तुम पर शक हुआ। और दूसरी बार ये कि पिछली बार जब साथ ही साथ तुमने हमारे लोगों को पिछली बार जो पॉइजन पिलाया था वो काम एक लॉर्ड रैंक या हायर ग्रेड वाला आदमी ही कर सकता है, इस वजह से मुझे तुम पर शक हुआ। और तीसरी बार कला जो मेरे अंडर काम करता था, लेकिन उसने हमेशा बस तुम्हारी बात मानी, उसका ओहदा कम होने के बावजूद भी उसे जो आदमी मिलने के लिए आया था वो और कोई नहीं तो हान के पापा ही थे। एक्चुअली काऊ के पापा को स्मगलिंग की जानकारी मिल चुकी थी और उन्हें ये भी पता था कि शायद इनमें कौन कौन इन्वॉल्व है, इसलिए हान के पापा चाहते थे कि काऊ के पापा इन सब के बारे में राज राज ही रखे और वो खुद हान के पापा को इन सब कामों में उनकी मदद करे। लेकिन फॉप के पापा इन सब के लिए इनकार कर देते हैं तो हान के पापा तो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हान के पापा फॉप के पापा से कहते हैं, उस दिन मैंने ही तुम्हारे नाम का झूठा खत तुम्हारे दोस्त को भेजा और तुम्हारा दोस्त तो इतना बेवकूफ है कि बस उसने नीचे नाम दिखा और जल्दी ही तुम्हारी मदद करने के लिए कैपिटल आ गया। जैसे ही उसने और उसके बेटे ने पीछे छोड़ दिया, उसके पीछे ही मैंने उसके घर में जाकर उसके डॉक्यूमेंट में अफरा तफरी कर दी और झूठे डॉक्यूमेंट वहाँ रखवा दिए। अब उनकी ये सारी बातें सुनकर तो फॉप के पापा वही बेहोश हो जाते हैं या शायद मर जाते हैं। अब हान के पापा तो बहुत ही खुश होकर फॉप के पापा के पास जाकर उनकी सांसें चेक करते हैं, लेकिन उनकी सांसें नहीं चल रही थी, इसलिए उन्हें समझ में आ जाता है कि वो मर गए हैं। तो वो फॉप के पापा से कहते हैं, तुम भी तुम्हारे दोस्त की तरह ही मूर्ख हो, तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने मिंग के साथ मिलकर तुम्हारे
टी में जहर मिला दिया था, इस वजह से तुम अब मर गए और तुम्हारे साथ साथ ये राज भी अब राजी रहेगा कि इन सब कारोबार के पीछे मेरा हाथ है। उसी वक्त वहाँ एक सोल्जर आकर हॉर्न के पापा को बता देता है कि हॉर्न और उसके साथी पकड़े गए हैं। ये सुनकर तो हॉर्न के पापा बहुत ही शौक हो जाते हैं और तभी फॉप के पापा उठकर हान के पापा ही तलवार उन पर तानते हुए उन्हें कहते हैं, अब बताओ कि सच में मूर्ख कौन है, मैं या तुम। अब फॉप के पापा को जिंदा देखकर हान के पापा तो बहुत ही सरप्राइज होते हुए कहते हैं, इसका मतलब मैंग ने मुझे धोखा दिया है, उसने तुम्हारी चाय में जहर मिलाया नहीं था। तभी फॉप के पापा उसे कहते हैं, मेरा बेटा हमेशा इस चाय शॉप में आता रहता है तो वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है। अब हान के पापा तो फिर भी खुश होते हुए उसे कहते हैं, तुम जानकर भी खुश नहीं कर पाओगे क्योंकि बाहर मेरे बहुत सारे आदमी खड़े हैं तो वो तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे सकते। और वो जोर जोर से चिल्लाकर अपने आदमियों को आवाज देने लगता है, लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं आता, इसलिए वो और भी जोर से आवाज देता है। लेकिन अब पॉप के पापा ही हंसने लगते हैं। तभी वो बाहर आके देखता है, लेकिन बाहर अब हान के पापा के जो भी सारे आदमी थे वो मर चुके थे। ये देखकर तो वो सरप्राइज हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उनका गेम अब ओवर हो चुका है। अब हान के पापा तो पकड़े गए थे। उनके बाद अब फॉप के पापा उस सोल्जर से फॉप के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि हमने और आदमी फॉप की मदद के लिए भेज दिए हैं। और अगला सीन हमें फॉप और हान का दिखाया जाता है। उन दोनों में अब लड़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन आखिर में फॉप हान को हरा देता है और वो उसे कहता है, अब तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए और अपने सारे गुनाह भी कबूल करने चाहिए। लेकिन हान तो हार मानने के लिए रेडी नहीं था। वो फॉप से कहता है, तुम तो यहाँ बच जाओगे, लेकिन तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो काऊ तो अब तक शायद मर भी चुका होगा। ये जानकर तो फॉप बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी वो आगे कहता है, मैंने पहले ही छड़ को बता दिया था कि वो प्रिम के यहाँ जाकर काऊ को वहाँ से उठा ले और बाद में उसे मार डाले, और अब तक तो शायद उसकी बॉडी फिर से पानी में तैर रही होगी। लेकिन मुझे बस एक ही बात का अफसोस है कि पिछली बार मैंने उसे खुद अपने हाथों से मारा था और मेरी ये तलवार उसके आर पार गई थी, लेकिन इस बार शायद ये चांस छड़ को मिलेगा। अब ये सुनकर तो फॉप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जैसे ही उसका थोड़ा ध्यान भटकता है तो हान जल्दी से उसे धक्का मारकर वहाँ से भाग जाता है। तो फॉप जल्दी से अपने आदमियों को हान के पीछे लगा देता है और वो खुद काऊ को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि छड़ ने अभी भी काऊ को नहीं मारा था। वो तो काऊ के लिए एक लोरी गाता है, लेकिन वो बहुत ही डरावनी थी और वो थोड़ी देर बाद अपने आदमियों से कहता है कि वो काऊ को पानी में डाल दे। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है तो उसे लगता है कि शायद लॉर्ड हान ही वहाँ आ गए हैं, इसलिए वो बहुत खुश होकर बाहर देखने लगता है। लेकिन तभी बाहर जोम था। जोम जल्दी से आते हुए छड़ को मारने लगता है और बाकी सारे सोल्जर्स आकर छड़ के आदमियों को पकड़ लेते हैं। जोम छड़ को बहुत मारता है और तभी वह क्यों आ जाता है। वो जल्दी से काऊ के ऊपर का वो कपड़ा हटाकर उसे बाहर निकालता है। खुशनसीबी ये थी कि काऊ को कुछ भी नहीं हुआ था, वो अभी भी जिंदा था। अब जोम और क्यू थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं। उन्हें देखकर अब काऊ भी खुश होते हुए अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता है। अब सब कुछ जो था वो खत्म हो गया था, इसलिए वो तीनों भी बहुत प्यार से एक दूसरे को हक करते हैं। आगे काऊ प्रिम और कला के बारे में सोल्जर्स को बता देता है। इधर क्यू जोम का हाथ देखकर और उसकी चोट देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है। तभी जोम उससे कहता है, ये खून मेरा नहीं है तो छड़ का है, इसलिए वो गुस्से से वो खून जल्दी से साफ कर देता है और उन दोनों में बहुत प्यार भरी बातें चलने लगती है। उन दोनों को इतना खुश देखकर अब काऊ भी खुश हो जाता है। तभी बाहर छड़ आ जाता है और वो काऊ को जिंदा देखकर उसे कोसने लगता है, क्योंकि ये सब कुछ जिसकी वजह से हो रहा था उसका जिम्मेदार वो काऊ को मानता है। वो काऊ पर तो इतना गुस्सा करता है कि सीधा उसे फिर से मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी वह फॉप आ जाता है। फॉपी उसे पंच करते हुए कहता है, सारे गलत काम तुमने किए हैं, तुम्हारी वजह से प्रिम और कला मारे गए हैं, लेकिन फिर भी तुम खुद जिम्मेदारी लेने की बजाय काऊ को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। तुम सच में बुरे इंसान हो। अब छड़ के होश में आते ही उसे समझ में आ जाता है कि उसने अपने ही हाथों से जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था उस प्रिम को मार दिया है। इस वजह से वो बहुत ही बौखला जाता है और बार बार प्रिम से माफी मांगते हुए अपने आप को ही दोष देते हुए बहुत ही रोने लगता है। उसके वहां से जाने के बाद फॉप तो काऊ को देखकर जल्दी से उसे हक कर लेता है। अब वो दोनों भी बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे और उन दोनों को इसे साथ में देखकर यह जोम और क्यू भी बहुत खुश थे। फाइनली 10 एपिसोड से जो सारा तूफान चल रहा था वो अब थम चुका था। वो सब अब टी शॉप पर आते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी काऊ अपने दोस्तों से और बाकी सारे लोगों से उसे बचाने के लिए थैंक यू कहता है और तभी वो अपने दोस्तों से पूछता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि छड़ ने मुझे किडनैप किया है और इसमें कला का हाथ है। और तभी हमें पता चलता है कि जोम और क्यू को ये सारी जानकारी देने वाला और कोई नहीं तो चाय शॉप में काम करने वाला वो इंसान था। उसने हमेशा कला को छड़ के साथ बात करते हुए देखा था और उसे ये भी पता था कि छड़ काऊ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो दोनों हमेशा सीक्रेटली मीटिंग प्रेम के वैश्या हाउस में करते थे और ये बात वो अच्छी तरह से जानता था। इसलिए जब उसे पता चला कि काऊ वहाँ से गायब हो गया है
तो जल्दी से उसने ये बात जोम को बताई और अगली कहानी जोम सुनाता है। सोफा से जोम को पता चला था हॉप के अंडर ही काम करने वाला कोई आदमी है जो अभी अभी प्रेम और काव को यहाँ से लेके गया है। इसलिए जोम जल्दी से क्यू से कहता है कि तुम बाकी सारे सोल्जर्स को इकट्ठा करके वहाँ लेके आओ। लेकिन क्यू तो बहुत ही डर रहा था, वो इस बात के लिए रेडी नहीं था। लेकिन जोम उसे हौसला देते हुए कहता है कि तुम ये कर सकते हो। अब जोम की बात मानकर क्यू तो वहाँ से बाकी सोल्जर्स को आगाह करने के लिए चला जाता है और जोम उस आदमी का पीछा करने लगता है जिसने काव को वहाँ से लेके गया था। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जोम और क्यू को बस इसी बात का अफसोस था कि वो कला और प्रेम को नहीं बचा पाए। तभी पॉप उन दोनों से कहता है कोई बात नहीं है, और वैसे भी उन्होंने जो गलतियां की है शायद भगवान ने उसे वो सजा दी। लेकिन तभी वो मेंग से पूछता है मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आई कि हान के पापा के साथ जो सोल्जर्स थे उन्हें किसने मारा। अब मेंग उन्हें सारी कहानी बताने लगता है। एक्चुअली उन सारे सोल्जर्स को मारने वाले मेंग और उसका साथी ही था। वो उन सोल्जर्स को इतने फनी तरीके से मारते हैं कि सबको देखकर हंसी आ जाएगी। उनकी बात सुनकर तो वहाँ खड़े सबको हंसी आ जाती है। और तभी अब पॉप काव से कहता है अच्छा हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया, अब हम शांति से रह पाएंगे। अब सब कुछ अच्छे से हो गया था। इस वजह से काव तो पहले बहुत खुश था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका मिशन तो कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब अब शायद उसे यहाँ से जाना पड़ सकता है और पॉप को छोड़ने के गम से वो बहुत ही उदास हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब पॉप और काव एक दूसरे के साथ बहुत शांति से सो रहे थे। अब सुबह सुबह वो एक दूसरे के साथ बहुत लवली डवली होने लगते हैं। लेकिन तभी पॉप देखता है कि काव थोड़ा सा परेशान है, इसलिए वो काव से उसके परेशानी का रीजन पूछता है। तो काव उसे बताता है कि मैं छड़ के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि छड़ ने जब उसे बांध के रखा था और लोरी सुनाई थी वो बहुत ही डरावनी थी। तभी पॉप उसे छड़ की सारी स्टोरी बताता है। एक्चुअली छड़ पहले से ऐसा नहीं था, उसके पापा कहीं काम कर रहे थे और वो नीचे गिर गए, उस वजह से वो हैंडीकैप हो गए थे। पहले तो उसके पापा उसकी माँ को बहुत ही मारते थे, उसकी वजह से उसकी माँ बहुत ही ड्रिंक करने लगी थी। अब उसकी माँ को ज्यादा सहा नहीं जाता और वो एक दिन उसके पापा को मार डालती है। अब छड़ को तो ना पापा का प्यार मिला ना माँ का, तो तभी छड़ की जिंदगी में हान आ जाता है। हान ने पहले छड़ को बहुत सारे पैसे देकर लालच दिया और बाद में उसे ड्रग्स की आदत डाली। इसलिए छड़ हमेशा हान को ही अपने पापा समझकर उन्हें बहुत प्रोटेक्ट करता था और इसी कारण पॉप हमेशा काव को छड़ से दूर रहने के लिए कहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि काव को वो कोई हार्म करे। अब ये सारी बातें बताने के बाद अब पॉप को याद आ जाता है कि हान ने काव के बारे में उसे कहा था कि पहली बार काव को उसने ही मारा था। इसलिए वो बहुत ही परेशान होकर काव से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अब काव को लगता है कि शायद हान ने पॉप को बता दिया है कि पिछली बार वो कैसे मरा था और इसलिए वो अब सारी सच्चाई पॉप को बताने वाला होता ही है। तभी पॉप उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ आज रात को मंदिर चलोगे तो हम दोनों एक दूसरे के लिए प्रे कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर काव तो बहुत ही खुश होते हुए उसके साथ मंदिर जाने के लिए राजी हो जाता है और वो नहाने के लिए जाते वक्त अपनी अंगूठी वही टेबल पर निकालकर वहाँ से चला जाता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि छड़ को जिन सारे आदमियों ने पकड़ा था वो सारे आदमी मारे गए थे और अगले पल हमें काव और पॉप मंदिर में दिखाई देते हैं। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे, उनकी सारी परेशानियां कठिनाइयां खत्म हो गई थी। इसलिए वो दोनों बहुत मन से भगवान से यही प्रे करते हैं कि उन दोनों का साथ हमेशा के लिए बना रहे। अब काव तो मंदिर में ही पॉप से कहता है अगर कल से मैं तुम्हारे लाइफ से चला गया या मैं गायब हो गया तो तुम्हें अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है। तभी पॉप उसे कहता है बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम गायब हो गए तो मैं तुम्हें तब तक ढूंढूंगा जब तक तुम मुझे मिल नहीं जाते और फिर से बस मैं तुमसे ही प्यार करूंगा। उसकी बातें सुनकर अब काव बहुत ही इमोशनल हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों मंदिर से बाहर आने के बाद उसी रिंग वाले के पास जाते हैं जहाँ से उन्होंने पहले रिंग खरीदी थी। लेकिन काव कहता है मेरी पहले ही रिंग अच्छी है और वही मुझे बहुत पसंद है। लेकिन तभी वो अपने हाथ को दिखता है, तभी उसे याद आता है कि उसने शावर लेने से पहले ही अपने रिंग निकाल कर रख दी थी। तो पॉप उसे कहता है कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हें अब शादी पर नई रिंग देना चाहता हूँ, तुम यहाँ से कोई भी रिंग खरीद सकते हो। अब काव वहाँ की रिंग देखने लगता है और तभी पीछे से छड़ आकर उन दोनों के ऊपर बंदूक से गोली चला देता है। अब वो दोनों तो डरते हुए पीछे देखते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पीछे छड़ है तो वो डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो दोनों तो भागते हुए जंगल की तरफ आ जाते हैं। तभी वहाँ बारिश भी शुरू हो जाती है और उन्हें सामने कोई रास्ता नहीं नजर आता। इसलिए पॉप काव से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, उसे मैं संभालता हूँ। लेकिन काव पॉप को छोड़कर वहाँ से जाने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि वो पॉप से कहता है अगर हम फिर से बिछड़ गए तो हम मिल नहीं पाएंगे। तो पॉप उसे कहता है हमारे रास्ते में कोई भी अड़चन आ जाए लेकिन हम दोबारा जरूर मिलेंगे, तुम किसी भी जन्म में जाओ मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगा, लेकिन प्लीज अब यहाँ से तुम चले जाओ। अब काव भी उसका कहना मानकर वहाँ से जाने वाला होता ही है। तभी वह छड़ आकर काव के ऊपर फिर से बंदूक तानते हुए उसे कहता है इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छड़ तो काव पर बहुत ही गुस्सा था, वो किसी भी हालत में काव को मारना चाहता था। तभी काव उसे छोड़ने के लिए और वहाँ से जाने के देने के लिए कहता है। अब वहाँ सोल्जर भी आ जाते हैं और वो छड़ को अपनी बंदूक नीचे डालने के लिए कहते हैं, लेकिन छड़ राजी नहीं था, वो तो बस काव को मारना चाहता था। अब पॉप और काव तो दोनों भी डरने लगे थे
थे। अब छठ जैसे ही गोली चलाता है, पॉप काऊ के सामने आ जाता है और उसी वक्त आसमान से एक तारा टूट जाता है और फिर से सारा सीन ब्लैकआउट हो जाता है। अब काऊ यानी नाखून हमें फिर से जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही उसे होश आता है, वो अपने आजू बाजू में देखता है तो वहाँ नए जमाने का टॉर्च, बकेट्स और बियर की बोतल थी। इस वजह से वो समझ जाता है कि वो अब प्रेजेंट में वापस आ गया है, लेकिन उसे बहुत ही अफसोस होता है क्योंकि उसने अब पॉप को खो दिया था। अब वो काऊ नहीं तो नाखून बन गया था, लेकिन पॉप के बिछड़ने की वजह से वो बहुत ही उदास और परेशान हो जाता है। तभी वहाँ मेडिकल टीम उसके पास आती है और बाद में उसकी माँ अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अब अपनी माँ को इतने दिनों बाद देखकर नाखून भी पहले तो बहुत सरप्राइज हो जाता है और बाद में बहुत रोने लगता है। वो अपनी माँ से कहता है, मुझे पॉप के पास जाना है, प्लीज मुझे पॉप के पास लेके चलो। अब उसकी माँ तो अपने बेटे की ऐसी हालत पर बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। उसे तो ये भी पता नहीं था कि पॉप कौन है। वो नाखून को मेडिसिन देती है, साथ ही साथ उसकी तबीयत के बारे में पूछती है और उसे पूछती है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। अब अपनी माँ से नाखून को पता चलता है कि वो तो बस एक ही दिन के लिए गायब हुआ था। इसका मतलब उसने अब तक जो भी कुछ देखा वो सब एक रात की ही बात थी। अब अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ बहुत ही परेशान होती है। अब दूसरे दिन का सीन आता है। दूसरे दिन भी नाखून इसी वजह से परेशान था क्योंकि उसे टीचर की बात याद आती है। टीचर ने कहा था कि जब तक मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता तुम अपने वापस जिंदगी में नहीं आ सकते हो। तभी नाखून को समझ में नहीं आता, छोड़ तो छूट चुका था और हान भी जिंदा था तो उसका मिशन कंप्लीट कैसे हो सकता है। उसी वक्त सामने रखे हुए ऑरेंज देखकर उसे पॉप की बहुत याद आती है और तभी वो जल्दी से इंटरनेट पर पॉप के बारे में सर्च करता है, लेकिन वहाँ तो पॉप के बारे में यानी पिछले जन्म के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इस वजह से वो और भी उदास और परेशान हो जाता है। अब अपने बेटे को इसे परेशान देखकर उसकी माँ जल्दी से जोम को कॉल करके वहाँ बुला लेती है। अब काऊ को पता था कि ये सब उसके साथ टूटे तारे की वजह से हुआ है, इसलिए वो हर रोज अब शाम को बालकनी में जाकर टूटे तारे का इंतजार करने लगा था क्योंकि वो अब किसी भी हालत में अपने पॉप के पास वापस जाना चाहता था। अब एक दिन वो इंटरनेट पर टूटे तारे के बारे में पता लगाता है, लेकिन उसमें तो लिखा था कि टूटा तारा तो कभी भी गिर सकता है, उसका कोई समय या वार नहीं रहता। अब तभी उसकी डोरबेल बजती है। वो जल्दी से थी की आवाज सुनकर उसके पास भागते हुए जाकर उसे गले लगा देता है और उसे जोम कहता है, लेकिन थी उसका नाम सुनकर बहुत ही सरप्राइज होते हुए कहता है, अरे ये जोम कौन है? मैं तो थी हूँ ना, तुम्हारा दोस्त। उसकी बात सुनकर अब नाखून समझ जाता है कि वो पिछले जमाने का जोम नहीं है तो वो इस जमाने का थी है। तभी थी उसे कहता है कि तुम्हारी माँ ने मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया है, तुम हफ्ता हो गए स्कूल नहीं आए, साथ ही साथ तुम बहुत परेशान हो और बार बार बस बालकनी की तरफ ही देख रहे हो और वही बैठ रहे हो। क्या बात है? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन अब नाखून उसे क्या ही बताता, इसलिए वो चुप हो जाता है। तभी थी उसे कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो, लेकिन चलो ना, पन तुम्हें बहुत मिस कर रहा है तो कल से तुम कॉलेज ज्वाइन करो। अब नाखून भी उसकी ये बात मान लेता है और अगले ही सीन में हमें नाखून कॉलेज में दिखाई देता है। कॉलेज में आने के बाद भी नाखून बहुत ही परेशान था। वो अभी भी बस पॉप के बारे में ही सोच रहा था। उसके दोस्त भी यानी पन और थी भी उसके लिए बहुत परेशान थे और वो दोनों तो बातों बातों में ही फॉर्चून टेलर का जिक्र करते हैं। तभी नाखून उन दोनों से कहता है कि मुझे तुम प्लीज उस फॉर्चून टेलर के पास लेके चलो। हम देखते हैं कि वो तीनों भी अब फॉर्चून टेलर के पास जाते हैं। अब नाखून तो जल्दी से उस फॉर्चून टेलर से कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं काऊ हूँ और पिछले जमाने में तुमने मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन प्लीज मुझे पॉप के बारे में बताओ कि वो कैसा है। अब उस फॉर्चून टेलर को तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था, इसलिए वो पन से कार्ड पिक करने के लिए कहता है। जैसे ही कार्ड पिक होता है तो वो फॉर्चून टेलर बताता है कि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो उसने सब खो दिया है और शायद पता नहीं अब कहाँ होगा। अब ये सुनकर तो नाखून बहुत ही परेशान होते हुए कहता है, पिछले जमाने में तुमने मेरी कितनी मदद की थी, प्लीज बताओ ना मुझे कि वो कहाँ है। लेकिन नाखून तो बार बार हाथ जोड़कर उस फॉर्चून टेलर से पॉप के बारे में पता लगाने को कहता है और उसकी हालत देखकर उसके दोस्त उसे वहाँ से लेके जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाखून के दोस्त उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसे किसी होटल में बाहर खाना खाने के लिए लेके आते हैं, लेकिन नाखून तो अभी भी पॉप के बारे में सोचते हुए बहुत ही उदास हो रहा था। तभी वहाँ एक वेट्रेस आती है। उसे देखकर नाखून उसे साई कहता है क्योंकि वो बिल्कुल साई जैसे ही दिख रही थी। अब वो तो बहुत ही सरप्राइज हो जाती है, लेकिन तभी नाखून को याद आता है कि अगर इसका पुनर्जन्म हो सकता है तो बाकी सभी का हो सकता है और ये अब साई नहीं है। और वो फिर भी सोचता है कि अब पॉप कहाँ होगा। अगर सब लोग तो पुनर्जन्म करके वापस आ गए हैं तो पॉप को भी आना चाहिए था ना, तो अब तक वो मुझे मिला क्यों नहीं। और वो फिर से सोच में पड़ जाता है। तभी थी उसे आवाज देकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो काऊ से तो नाखून कहता है, नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। लेकिन वो तभी नोटिस करता है कि थी और पन एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है, इसीलिए वो उनके रिश्ते के बारे में पन से पूछता है। तो पन उसे कहता है, तुम जब स्कूल में नहीं थे तब हम दोनों बहुत ही क्लोज आ गए। सुनकर नाखून समझ जाता है कि उसने पास्ट में जो सारी बातें की थी इस वजह से उसका असर फ्यूचर पर भी पड़ गया है।
और तभी वो पन से कहता है कि तुम दोनों खाना खा लो, मैं अब यहाँ से जाता हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि नाखून एक लिफ्ट से नीचे जाता है तो उसके बाजू वाले लिफ्ट से ही एक आदमी ऊपर आता है और वो और कोई नहीं तो हमारा पिपॉप भी था। उसके मोबाइल पर थी नहीं, उसे मैसेज करके वहाँ बुलाया था, लेकिन जब वो कहता है कि मैं वहाँ आ गया हूँ तब तक तो हमारा नाखून वहाँ से चला गया था और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।